हेलो फ्रेंड्स, विद्युत स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीसीएल के TG2 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो 24/1/19 में पूछा गया था, जो शाम को सेकंड मीटिंग वाला पेपर है, तो उसको हम सॉल्व कराने जा रहे हैं आपके लिए। तो इसमें हम सिर्फ टेक्निकल करवाने वाले हैं आपको। आप नॉन टेक्निकल कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो सिर्फ हम टेक्निकल देखेंगे। तो टेक्निकल में चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका टेक्निकल में, BIS के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी से कम नहीं होनी चाहिए। तो BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको हम भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं, उसके अनुसार हमारे घर और भू इलेक्ट्रोड के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकती है। तो भू इलेक्ट्रोड क्या होता है? भू इलेक्ट्रोड होता है जो हम अपने घर के बाहर अर्थिंग करते हैं। तो वो अर्थिंग कौन कौन से टाइप की होती है? एक तो हम प्लेट अर्थिंग करते हैं, दूसरा कौन सा करते हैं? पाइप टाइप की अर्थिंग करते हैं। अब इस अर्थिंग का काम क्या होता है? ये अर्थिंग जो होता है हमारे यहाँ, आपको पता है कि जो सॉकेट होगा उसमें 3 पॉइंट होते हैं। तो 3 पॉइंट में एक पॉइंट पी होता है, एक न्यूट्रल होता है, और तीसरा पॉइंट जो होता है इसी को क्या करते हैं? अर्थिंग पॉइंट होता है। और ये अर्थिंग जाके इस वाली अर्थिंग से जुड़ी होती है, जो आपकी पाइप टाइप या प्लेट टाइप की अर्थिंग होती है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है कि हमें विद्युत सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हम कोई भी चीज़ अगर छूते हैं, जैसे फ्रिज कूलर वगैरह, तो अगर उसमें वो करंट आ भी रही होती है तो वो सीधा सीधा क्या होती है? वो अर्थ हो जाती है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एक 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली प्रेरण मोटर में 1500 RPM पर चल रही है, पोल की संख्या कितनी होगी? तो जो सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला है वो हमको पता है, वो कितना होता है? 120F/P। ठीक है, तो यही होती है हमारी सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू दी हुई, हमें क्या करना है? पोलों की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स ज्ञात करना है। तो P इक्वल टू, अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 120F/NS। यहाँ से अगर आप वैल्यू रखेंगे तो 120F की वैल्यू 50 हर्ट्ज और NS की दी हुई है 1500। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4। तो कितना आएगा आपका? 4 पोलों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर बैटरी में निम्न में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सोलर सेल में कौन सी सामग्री यूज की जाती है? तो हमें पता है सोलर सेल में क्या यूज किया जाता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं आपके? कार्बन, सिलिकॉन, और कौन से होते हैं? जर्मेनियम होता है। इसमें से कौन सा हम यूज करते हैं? सिलिकॉन का यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें भी हम सिलिकॉन का यूज करते हैं। किसमें? सोलर सेल में। अगला क्वेश्चन आपका है, माप यंत्रों में बाल कमानी में सामग्री कौन सी प्रयोग की जाती है? तो माप यंत्रों में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, जैसे हमें आपका मीटर, वोल्ट मीटर हुआ, तो उसमें हम कौन सा बाल कमानी में कौन सी मटेरियल यूज किया जाता है? फास्फर ब्रॉन्ज या फास्फर कौसा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है। तो डीसी जनरेटर कौन से सिद्धांत पर काम करता है? डीसी जनरेटर किस पे काम करता है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे। फैराडे यूज्ड EMF, और वो क्या होता है? -N/d∅/dt, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर क्या होता है? इंड्यूस्ड EMF, जिसको हम क्या कहते हैं? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपके लिए, BIS के अनुसार फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो फर्श से छत के पंखे की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? वो 2.75 मीटर होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन में टूल किट नहीं है? इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है। तो स्क्रू ड्राइवर टूल किट में होगा, टेस्ट लैंप होगा, इलेक्ट्रीशियन चाकू होगा, लेकिन वाइस वाइस जो होती है बहुत भारी सा आपका उपकरण है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? उसके टूल किट में नहीं पाया जाएगा, बल्कि या किसी बेंच पे जो होता है, जब बेंच पे लगा दिया जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं? बेंच वाइस, जो किसी भी चीज को पकड़ने का काम में आता है। ठीक, अगला नंबर है, क्या है? संगलक फ्यूजिंग कारक क्या है? फ्यूजिंग कारक क्या होता है? या इसी को हम बोलते हैं फ्यूजिंग फैक्टर। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है? वो होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट, मिनिमम फ्यूजिंग करंट, और डिवाइडेड बाय क्या? रेटेड करंट।
इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को क्या कहते हैं हम, फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट क्या होता है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट वह करंट जिसपे क्या होता है कि फ्यूज गल जाता है। तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट यानी कि वह कम से कम करंट जिसपे फ्यूज पिघल जाए वो क्या है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट। और रेटेड करंट क्या है, नॉर्मल कंडीशन में जितनी करंट उस फ्यूज से वहन हो सकता है, जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, रेटेड करंट। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहते हैं, फ्यूजिंग फैक्टर। और इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, और इसकी वैल्यू लगभग 1.3 से 2 तक इसके बीच में होती है। वो जो कि अलग अलग टाइप के फ्यूज पे डिपेंड करता है कि आपका HRC फ्यूज है या रिवायरेबल फ्यूज है या फिर किटकैट फ्यूज है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा कि फ्यूजिंग फैक्टर होगा मिनिमम फ्यूजिंग करंट और डिवाइडेड बाई श्रेणीकृत फ्यूजिंग विद्युत धारा का मतलब फ्यूज चूंकि हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है, और क्या है ये फ्यूजिंग विद्युत धारा, तो रेटेड करंट। तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है ग्रीन नोब एल श्रृंखला एमसीबी में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जाता है। तो एमसीबी का प्रयोग हम लाइटिंग सर्किट में करते हैं। आपको घर घर में पता है, घर में सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है, एमसीबी यूज होता है। किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन की लागत न्यूनतम है। संचालन लागत मतलब क्या होगा, ऑपरेटिंग कास्ट जिसको बोलते हैं, यानी कि चलाने में लागत कितनी आएगी। तो सबसे ज़्यादा हमें कॉस्टली पड़ता है ऑपरेटिंग कास्ट, किसका पड़ता है, वो डीजल का पड़ता है। क्यों, क्योंकि डीजल बहुत महंगा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है गैस, क्योंकि इसको चलाने के लिए हमें गैस की जरूरत पड़ती है। तीसरे नंबर पे आता है आपका कोल, कोल गैस से सस्ता है इसलिए क्या है, ये तीसरे नंबर पे आता है। और सबसे लास्ट में आता है आपका सबसे सस्ता कौन सा पड़ता है, हमारा हाइड्रो, क्योंकि इसे चलाने के लिए हमें किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। हम सीधा डैम बनाते हैं, डैम से पानी इकट्ठा करते हैं और टरबाइन पे गिराते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो सबसे सस्ता कौन सा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उससे महंगा कोल, उससे महंगा गैस और उससे महंगा डीजल पावर प्लांट। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है आपका 300 वोल्ट पैमाने की रेंज में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 40 वोल्ट है, लेकिन मीटर चयन करता स्विच 30 वोल्ट पर है, तो वोल्टेज पाठ्यांक की गणना करें। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 300 वोल्ट मीटर के पैमाने का पाठ्यांक है, रेंज है, कोई वोल्ट मीटर है जो कहाँ से कहाँ तक पड़ता है, 0 से 300 वोल्ट तक। ठीक है, मैक्सिमम रेंज उसकी हो गई 300 वोल्ट और मिनिमम 0। अब क्या कह रहा है कि उस पर हम चयनकर्ता का स्विच जो है 30 वोल्ट पर है। अगर इस पे मान लीजिए सेलेक्टर स्विच लगा हुआ जो कई रेंज नापता है, तो मान लीजिए 30 वोल्ट नापता है, 30 वोल्ट की रेंज पे सेलेक्ट है, यानी कि अब क्या करेगा, ये पहले 300 वोल्ट तक मेजर करता था, अब क्या करेगा, ये 0 से सिर्फ 30 वोल्ट तक मेजर करेगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे 150 होगा आधे पे, यहाँ कहीं पे 40 वोल्ट लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि ये रीडिंग इस कंडीशन में 40 पे है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसकी रीडिंग कितनी है, तो अब देखो कि जब ये फुल पे होगा तो कितना होगा, अभी काट जो है तुम्हारा इंडिकेटर वो 300 होगा, लेकिन अभी पढ़ कितना रहा है, 300 वोल्ट, यानी कि जब 300 पे रीडिंग है तो कितना पढ़ रहा है, वो 30 वोल्ट पढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर 1 पे होगा तो कितना पढ़ेगा, 30 डिवाइडेड बाई 300, लेकिन अगर क्या कह रहा है 40 वोल्ट पे है तो कितना पड़ेगा, 30 डिवाइडेड बाई 300 और इंटू 40। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आपके बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तो एक नियान संकेत ट्यूब की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, तो अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है उसकी, 5 मीटर हो सकती है। ठीक, उसके आगे आप करोगे तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब अगला है एक 4 पोल वाला प्रत्यावर्तित 1500 आरपीएम पर चल रहा है, तो प्रत्यावर्तित की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति का फार्मूला भी वहीं से हम निकालेंगे, कहाँ से, एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, तो यहाँ एफ निकालेंगे तो एफ इक्वल टू पी एन एस अपॉन 120। अब देखो इसमें p की वैल्यू दी है 4, ns की वैल्यू दी है 1500 और 120, ये डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 50। ठीक, तो कितना हो जाएगा 50 हर्ट्ज। आगे आप चलिए देखते हैं, 3 फेज प्रणाली में संतुलित और असंतुलित भार को मापने के लिए निम्न में से किस प्रकार की पद्धति का
प्रयोग किया जाता है। तो 3 फेज में जब हम क्या करते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है, दोनों कंडीशन में अगर हमें पावर मेजर करना है तो हम कौन सा यूज करते हैं, हम 2 वाटमीटर पद्धति का ही उपयोग करते हैं, जिसमें हमें पावर टोटल कितनी होगी, वो W1 प्लस W2 के बराबर होगी। एक वाटमीटर का पाठ्यांक W1 है, दूसरे का W2 है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा टोटल पावर हमारी आ जाएगी 3 फेज सर्किट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का कितना मान होता है। तो ट्रांसफार्मर का नो लोड यानी कि जब ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी ओपन है तब भी उसमें ट्रांसफार्मर में कुछ करंट फ्लो करती है। ट्रांसफार्मर जब चार्ज होता है तो उसमें जो फ्लक्स जनरेट होती है उसके कारण उसमें क्या होता है, करंट फ्लो करती है नो लोड पर भी, और उस करंट की वैल्यू कितनी होती है, वो 2% से 5% तक वेरी करता है। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो होता है आयरन लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस, जिसको हम हिंदी में लौह हानियां बोलते हैं, इसके कारण उसमें नो लोड पर भी कुछ करंट फ्लो करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पोनी मोटर का प्रयोग करना के लिए एक स्टार्टिंग विधि है। पोनी मोटर क्या होता है, तो पोनी मोटर जो होता है, पोनी का मतलब छोटा मोटर, तो छोटा मोटर किस में यूज करते हैं, तो यूनिवर्सल मोटर आपको पता है ये सेल्फ स्टार्टेड मोटर है, प्रेरण मोटर भी क्या है, सेल्फ स्टार्टेड मोटर है, और शंट मोटर भी क्या है, सेल्फ स्टार्टेड मोटर है। लेकिन आपका कौन सा नहीं है, सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करते हैं कि हमें किसी और प्राइम मूवर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमें किसी और प्राइम मूवर की जरूरत पड़ती है, जिससे हम पहले इसको सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचाते हैं, उसके बाद इसको फिर हम छोड़ देते हैं, तो ये अपने आप से सिंक्रोनस स्पीड पर चलता रहता है। तो वो मोटर क्या होता है, उस मोटर को हम बोलते हैं पोनी मोटर। ये क्या करेगा, इसको सिंक्रोनस मोटर को पहले इसको सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचा देगा। जब ये सिंक्रोनस में हो जाएगा फिर ये मोटर हम क्या करते हैं, पोनी मोटर को बंद कर देते हैं और ये सिंक्रोनस मोटर अपना चलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन क्या है। तो परमाणु बिजली उत्पादन संयंत्र का ईंधन जो है उसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन कौन से होते हैं, यूरेनियम और थोरियम, ये तो पता ही है सबको। अगला क्वेश्चन है टर्बो उच्च गति प्रत्यावर्तित के लिए किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो अल्टरनेटर होते हैं उसमें 2 प्रकार के रोटर यूज होते हैं। एक कौन सा होता है, सैलिएंट पोल टाइप, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन सैलिएंट पोल टाइप। नॉन सैलिएंट पोल टाइप को हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर। सिलेंड्रिकल रोटर मतलब इसके पोल जो होते हैं बाहर की तरफ उभरे नहीं होते हैं, बल्कि क्या रहते हैं, उसके रोटर के अंदर ही बने रहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, नॉन सिलेंड्रिकल। और जब हमको उच्च गति के लिए अल्टरनेटर का निर्माण करना होता है तो हम क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल पोल टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, और इनकी गति लगभग 3000 आरपीएम तक होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट से 33000 से वोल्ट के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है। तो वोल्टेज का ग्रेडिंग जो होता है वो आप देखोगे तो 0 से 250 वोल्ट तक जो होगा आपका वो लो वोल्टेज में आएगा, 250 से 650 वोल्ट तक आएगा जो वो मीडियम में आएगा, और 650 से 33 kV या 33000 वोल्ट कह लो वो किस में आएगा, हाई वोल्टेज में आएगा, और एबव 33 kV किस में आएगा, EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अति उच्च वोल्टता। तो आपका कितना है, 650 से 33 kV किसके बीच में आ रहा है, हाई वोल्टेज उच्च वोल्टता के बीच में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गीजर का थर्मोस्टेट प्रेशर क्या है। गीजर जो कि पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं उसमें थर्मोस्टेट की रेंज कितने से कितने तक होती है, तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। याद रखने की चीज है, आप याद कर सकते हो। एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच में जुड़ा होता है। अब सिंगल फेज मोटर की बात कर रहे हैं, इंडक्शन मोटर का। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सबसे पहले बनी कैसे होती है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें एक होता है रनिंग वाइंडिंग, ठीक, और दूसरा होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, साथ में उसमें कैपेसिटर लगा होता है, और एक उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी होता है। कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, ये हो गया आपका, यहाँ पे आपका बीच में रोटर होता है। ये होती है एक कौन सी, रनिंग वाइंडिंग, और ये होगी आपकी कौन सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या करता है,
कि स्टार्टिंग में ये स्विच जो है वो क्लोज होता है, और जब हम जैसे ही यहाँ से ऑन करते हैं मोटर, तो ये मोटर क्या करता है, इसको घुमाना शुरू कर देता है। ठीक है, इसमें रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट होती है और ये घूमना शुरू हो जाता है। कुछ टाइम बाद लेकिन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जैसे ही मोटर अपनी 70 से 80% स्पीड पे आ जाता है, तो ये स्विच क्या होता है, अपने आप से ओपन हो जाता है, और क्या होता है कि ये वाइंडिंग पूरी पूरी ओपन हो जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटर तुम्हारा लगा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे का क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षक हम क्या यूज करते हैं, वाट मीटर जो है पावर यूज, वाट मीटर से हम क्या करते हैं, पावर मेजर करते हैं, टाइकोमीटर से गति मापते हैं, और मल्टीमीटर से क्या करते हैं, एमीटर एम्पियर वोल्ट एक्सेट्रा नाप सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी नाप सकते हैं, और मेगर से क्या करते हैं, हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रंग कोडित प्रतिरोधक पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता है। तो कलर कोडिंग में जैसे कोई रेजिस्टेंस होता है, कलर कोडिंग आपको अलग से किसी लेक्चर में हम बताएंगे। कलर कोडिंग जैसे कोई रेजिस्टेंस अगर होता है तो उस पर कुछ कलर कोडिंग होती है, तो जैसे उस पर छोटी छोटी पट्टियां बनी रहेंगी, मान लीजिए ये रेड है, एक ग्रीन है, एक येलो है, और लास्ट में एक और होता है, इसमें चाहे या तो गोल्डन कलर का होगा या सिल्वर कलर का होगा या इस पर कोई कलर नहीं होगा। तो इस पट्टी को क्या कहते हैं, ये जो लास्ट वाली पट्टी है वो क्या बताती है कि इसकी सहनशीलता, सहनशीलता मतलब ये कितना वेरी कर सकता है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब अगर ये गोल्डन कलर का होगा, ठीक है, अगर ये गोल्डन कलर का होगा तो उसकी सहनशीलता कितनी है, ±5%। दूसरा कौन सा है, अगर सिल्वर कलर का होगा तो कितना होगा, ±10% तक वेरी कर सकता है। और अगर नो कलर होगा, कोई भी कलर नहीं है, तो कितना होगा, ये ±20% तक वेरी कर सकता है। अगर ये 40, मान लीजिए 40 ओम आ रहा है, तो 40 ±20%, ठीक है, तो या तो 40 और 20% इसका निकालोगे तो लगभग 48 ओम हो सकता है, या फिर इसका 8 ओम कम करोगे तो कितना होगा, 32 ओम भी हो सकता है। ठीक है, ये इतना वेरी करेगा अगर इसका कोई कलर नहीं है। अगर गोल्डन है तो वो 5% होगा। ठीक, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगला है BIS के अनुसार दिष्ट करंट की आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक और तटस्थ तार के रंग का कोड क्रमशः है। तो धनात्मक के लिए हम रेड यूज करते हैं, ऋणात्मक के लिए नीला, और तटस्थ मतलब न्यूट्रल के लिए हम क्या करते हैं, काला यूज करते हैं। जब लोहे का क्षय और तांबे का क्षय बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, इफिशियंसी। जब आयरन लॉसेस और क्या कहते हैं, कॉपर लॉसेस बराबर होती हैं, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। इससे ज़्यादा दक्षता आप ट्रांसफार्मर में नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो ऑप्शन में लेकिन आप देखोगे मैक्सिमम, अधिकतम नहीं दिया हुआ है, बल्कि क्या दिया हुआ, पूर्ण, यानी कि फुल या कंप्लीट होती है। फुल का मतलब कंप्लीट हो गया, अब इससे आगे नहीं पा पाओगे, आपकी दक्षता इससे कम ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। उसी को दूसरे शब्दों में क्या दिया है, पूर्ण दिया हुआ है, या फिर आप अधिकतम भी हो सकता है। ठीक है, कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो कम्यूटेटर को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस पदार्थ का बना होता है। तो कम्यूटेटर जो बना होता है वो किसका बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का। ठीक है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का कम्यूटेटर कैसे बनता है, कम्यूटेटर जो होता है छोटे छोटे खंडों में होता है, ये ऐसे छोटे छोटे खंडों में डिवाइड होता है। तो इन्हीं खंडों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे इंसुलेटर लगा होता है। ये इंसुलेटर क्या होता है, ये माइका का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अभ्रक भी बोलते हैं हिंदी में। तो हम अभ्रक इंसुलेशन का यूज करते हैं। भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति कितनी है। भारत में बिजली की प्रचालन आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, ये पता है। अगर नहीं पता तो आप अपने टीवी फ्रिज कूलर पंखे कहीं पे देखोगे तो आपको लिखा मिलेगा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। हर जगह आपको 50 हर्ट्ज ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि भारत में जो प्रचालन की आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज स्टैंडर्ड रखी गई है। कहीं पे भी बिजली जनरेट होगी तो 50 हर्ट्ज पे ही जनरेट होगी। निम्न में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है। एकीकृत उपकरण का मतलब क्या है कि इंटीग्रल जो क्या करेगा, इंटीग्रेट मतलब जोड़ेगा। तो जैसे वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या करेगा, आपको किसी एक टाइम का वोल्टेज बताएगा। वाट मीटर क्या है, किसी एक टाइम का आपको पावर बताएगा। एम्पियर मीटर क्या है, किसी एक टाइम का एम्पियर बताएगा कि जैसे इस टाइम पे मान लीजिए 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर है या 20 एम्पियर लोड है। लेकिन एनर्जी मीटर क्या करेगा, एनर्जी मीटर 2 घंटे का, 4 घंटे का या पूरे दिन का या पूरे महीने की एनर्जी क्या करेगा, जोड़ता रहेगा और आपको बताएगा कि आपने इस पूरे महीने में कितनी एनर्जी खर्च करी है या कंज्यूम करी है।
तो क्या करता है, एकीकृत मतलब जोड़ता रहता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, एकीकृत उपकरण बोलते हैं। ठीक। सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। तो सीसा एसिड बैटरी मतलब लेड एसिड बैटरी, तो लेड एसिड बैटरी में हम क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, आश्रित जल हिंदी में बोलते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर का यूज इसलिए करते हैं ताकि, क्योंकि अगर आप नॉर्मल वाटर यूज करोगे तो उसमें क्या होगा, नॉर्मल वाटर में बहुत सारे मिनरल्स घुरे होते हैं, ठीक है, और वो बैटरी में जाते ही क्या करेंगे, वो उसमें खराब कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर का यूज करते हैं। उपयोगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज प्रेरण मोटर द्वारा संचालित होता है। तो जो प्रेरण मोटर होता है उसको हम सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, सिंगल फेज ड्यूअल स्टार्टर का यूज करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर से भी यूज करते हैं, लेकिन वो किस में, थ्री फेज स्टार्टर में, थ्री फेज मोटर में। तो चूंकि ये पूछ रहा है कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर, तो क्या होगा, सिंगल ड्यूअल स्टार्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमसीबी का पूर्ण रूप है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये तो रटने वाली चीज है, रट सकते हो आप। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्क स्क्रू नियम इंगित करता है। तो पहले तुम्हें कार्क का स्क्रू नियम पता होना चाहिए। तो कार्क का स्क्रू नियम क्या है, मान लीजिए अगर ये एक स्क्रू ड्राइवर है, इसका ये हैंडल है, ठीक है, तो स्क्रू ड्राइवर को हम मान लीजिए अपना हाथ, फिगर उतने अच्छे से नहीं बन पाएगा, ये हाथ से कोई घुमा रहा, ठीक, तो ये स्क्रू ड्राइवर घुमाओगे तो या तो आगे की तरफ चलेगा या तो पीछे की तरफ चलेगा। तो जो भी ये आगे चले या पीछे चले, वो अगर आई की धारा की दिशा प्रदर्शित करे, ठीक है, किसी कंडक्टर में ये धारा की दिशा प्रदर्शित करे, तो अब इसको, इस पेज को घुमाने के लिए उंगलियां जिस तरफ चलेंगी तो उसी को क्या कहेंगे, वो उंगलियां जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी। मान लीजिए ये ऐसे हैं, करंट इधर की तरफ अगर बढ़ रही है तो ये चुंबकीय क्षेत्र के, हमारा हाथ या तो ऐसे घूमेगा, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो फ्लक्स की दिशा भी क्या होगी, ऐसे ही होगी, जिधर की तरफ हमारा उंगलियां घूमेंगी। तो ठीक है, वो क्या बताती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताती हैं। तो ये हो गया आपका चुंबकीय बल की चुंबकीय रेखा। निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है। तो छत के पंखे में आपको पता है कि, सबको पता है कि कंडेंसर लगा होता है जिसको कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, अस्थायी कैपेसिटर इंडक्शन मोटर होता है, सिंगल फेज। ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार के रिले का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए जो सबसे मेन रिले होता है वो क्या होता है, बखोल्ज रिले कहते हैं, बखोल्ज। और इसका एक दूसरा नाम क्या है, गैस एक्चुएटेड रिले इसको बोलते हैं, गैस एक्चुएटेड रिले। यानी कि ये जो रिले है ये इलेक्ट्रिक सप्लाई से नहीं एक्चुएट होता, बल्कि क्या होता है, ये गैस से ऑपरेट होता है। अगर ट्रांसफार्मर में एबनॉर्मल कंडीशन में गैस बनती है या ट्रांसफार्मर किसी वजह से हीटिंग होती है तो उसमें भाप बनती है, तो क्या होगा, उससे ये रिले जो होगा वो ऑपरेट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बखोल्ज रिले, ठीक है। निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप देखेंगे तो पीवीसी जो होता है इंसुलेशन के लिए, रबड़ भी इंसुलेशन के लिए, कपड़ा भी इंसुलेशन के लिए यूज होता है। कवचित तार जिसको हम आर्मर्ड वायर बोलते हैं, आर्मर्ड वायर, ऐसे आप अगर केबल कभी खोल के देखोगे तो उसमें क्या होगा, स्टील की ऐसे पतली पतली सी जालियां बनी होंगी चारों तरफ, जो कि क्या होता है, उस पर मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए होता है। अगर उस पर कहीं से भी शॉक्स लगते हैं, मैकेनिकल शॉक्स लगते हैं, तो वो उसको केबल को प्रोटेक्ट करता है। अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की प्रचालन आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, अपने यहाँ 50 हर्ट्ज है, जबकि फॉरेन की कुछ कंट्री में कितना है, ये 60 हर्ट्ज है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर होता है। तो डेल्टा कनेक्शन में जो होता है, अगर आप दोनों के, हम डेल्टा और स्टार दोनों को बता दे रहे हैं आपको, डेल्टा कनेक्शन में जो होता है लाइन वोल्टता जो होती है वो फेज वोल्टता के बराबर होती है, जबकि स्टार कनेक्शन में क्या होगा, VL इक्वल टू √3 VP, यानी फेज वोल्टता का √3 गुना होगा। यहाँ पे लेकिन जो लाइन धारा होगी वो क्या होगी, √3 IP, फेज करंट का 3 गुना, √3 गुना होगा, और यहाँ पे जो IL होगी वो क्या होगी, IP के बराबर होगी, ठीक है। तो ये क्या है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज के बराबर होगा, ठीक।
अगर यही चीज अगर स्टार में पूछे तो स्टार में लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन सीटीसी प्रकार के अग्निशामक को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हैलोजन सीटीसी मतलब क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हम CCl4 भी बोलते हैं। ठीक, इसका उपयोग क्या करते हैं हम, अगर कहीं से बिजली से आग लगी है तो वहां पे यूज करते हैं ताकि हमको शॉक ना लगे। इसके अलावा और भी कई सारे फायर एक्सटिंग्विशर हैं जो हम बिजली की आग बुझाने में यूज करते हैं, जो हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे अगर कभी आपको टाइम मिला हमको। और अगला क्वेश्चन आपके लिए है, तार के मानक गेज की सीमा है। तो तार के मानक गेज की जो सीमा है 0 से 36 SWG है। SWG क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज में एक चीज आप ध्यान रखना कि इसमें अगर जैसे मान लीजिए कि किसी तार का जो है साइज दिया है 32 और एक दिया है 36, आपसे पूछा जाए कि इसमें तार कौन सा मोटा होगा तो आप ये बताओगे, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि जो 32 वाला साइज है ये तार मोटा होगा। SWG में जो साइज कम होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी, वो तार क्या होता है, वो मोटा होता है। ये चीज ध्यान रखना। संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट होता है। तो अगर बैलेंस लोड है तो क्या होगा कि 3 फेज में जो होता है, मान लीजिए 3 फेज है, IR प्लस IY प्लस IB, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, ये 0 होता है। अगर ये अनबैलेंस कंडीशन में है तो मान लीजिए इसमें से 1 एम्पियर या 2 एम्पियर या जो भी करंट फ्लो करती है वो क्या होगा, वो न्यूट्रल वायर से प्रवाहित होगा हमेशा। तो लेकिन संतुलित कंडीशन में क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो न्यूट्रल वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, 0 करंट फ्लो करेगा। अगला क्वेश्चन है, आप कोरोना प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं। तो कोरोना प्रभाव, कोरोना को आप इसमें ये मत बोल दीजिएगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, बल्कि कोरोना जो है वो इलेक्ट्रिकल में एक अलग चीज है, जो कि आप हाई वोल्टेज की लाइनों में अगर देखेंगे तो हाई वोल्टेज लाइनों में क्या होता है कि जब आप किसी हाई वोल्टेज लाइन के पास जाएंगे तो आपको एक हमिंग की साउंड सुनाई पड़ेगा। ठीक है, जिस जो क्या होता है वो कोरोना इफेक्ट के कारण होता है। तो कोरोना को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो कोरोना कम करने के लिए एक तो हमारा जैसे जो कंडक्टर है उसका अगर हमने डायमीटर बढ़ा दें, अगर इस कंडक्टर को और ज़्यादा मोटा यूज करें तो क्या होगा कि कोरोना कम होगा। दूसरा क्या है, कोरोना जैसे 3 फेज के 3 तार हैं तो इनके बीच की अगर हम ये डिस्टेंस या डिस्टेंसिंग अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कोरोना कम हो जाएगा, कोरोना इफेक्ट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कम भार से बचाकर, तो भार से कोई मतलब नहीं है, ठोस कंडक्टर का प्रयोग करके ये भी गलत है। क्या होगा, कंडक्टर और ACSR कंडक्टर के प्रयोग के बीच उचित अंतराल करके, मतलब और डिस्टेंसिंग करके। तो ये थोड़ा अगर आप याद रखना चाहो तो सोशल डिस्टेंसिंग से भी समझ सकते हो कि आपका डिस्टेंस बढ़ाने से कोरोना का प्रभाव कम होता है। जैसा कि आपको अभी भी पता है कि कोरोना जो है सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगले क्वेश्चन में है, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में श्रृंखला में कई लाइट द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किससे होते हैं, वो ड्रम स्विच से नियंत्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान के बराबर होता है। तो फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कुछ नियम बनाए, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रोडों पे मुक्त हुआ पदार्थ होगा, पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा, वो उस सॉल्यूशन में या विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होगा। और ये m इक्वल टू क्या होगा, अगर हम कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड क्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है पदार्थ का। अब चूंकि हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है, IT, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे Q की जगह IT रखेंगे, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZIT। तो m इक्वल टू क्या होगा, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान कितना होता है, ZIT के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि चल लौह उपकरण का प्रयोग के लिए किया जाता है। तो चल लौह उपकरण जो होता है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, AC और DC दोनों में यूज कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम कहें कि PMMC, एक होता है ना PMMC, जिसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट
मूविंग कॉइल, तो इसका प्रयोग हम सिर्फ किस में करते हैं, सिर्फ डीसी में करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, तो हाई स्पीड इस्पात में जो कार्बन का प्रतिशत होता है 0.75 से 1% तक होता है। ये याद करने वाली चीज है, आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर कितना होता है, तो विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में हमें पता है पावर पूछ रहा है, तो पावर इक्वल टू होता है VI cos फाई, और फाई की वैल्यू इंडक्टिव सर्किट में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे इंडक्टिव सर्किट में तो क्या हो जाएगा, VI cos 95 की जगह हम 90 रखेंगे, तो cos 90 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 0, VI इंटू 0 दिस इज इक्वल टू 0। तो विशुद्ध इंडक्टिव सर्किट में पावर क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली अगर कैपेसिटिव सर्किट की बात करता है तो वहां के लिए भी फाई की वैल्यू क्या होता है, 90 ही होती है, तो पावर निकालोगे तो उसमें भी कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन शुद्ध कैपेसिटिव या शुद्ध इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो पूरी अंतराल वाइंडिंग में कॉयल अंतराल और पोल अंतराल के बीच क्या संबंध है। अब इस चीज को थोड़ा सा आप इंग्लिश में देखो, हर चीज हिंदी में शायद समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो पूरी अंतराल वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है, फुल पिच वाइंडिंग। और कॉयल अंतराल मतलब कॉयल पिच, और पोल अंतराल मतलब पोल पिच। तो फुल पिच वाइंडिंग में जो होता है वो पोल पिच जो होता है, पोल पिच और कॉयल पिच क्या होती है, आपस में बराबर होती है, पोल पिच के बराबर कॉयल पिच होती है, ठीक, फुल पिच वाइंडिंग में। यदि एक तुल्यकालिक मोटर अति उत्तेजित होकर चलती है तो शक्ति कारक होगा। तो सिंक्रोनस मोटर को आपको पता है कि हम एक्साइटेशन जो है घटा बढ़ा सकते हैं। तो एक्साइटेशन क्या करते हैं, अगर कम है तो क्या होगा, वो लैगिंग की तरीके से काम करेगा, ठीक है। और अगर हम उसका एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो उसका जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी तक जाएगा। यूनिटी के बाद भी अगर हम पावर फैक्टर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो लीडिंग हो जाएगा, लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य करेगा। तो सिंक्रोनस मोटर का आपने अगर सुना हो तो क्या करते हैं कि हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए भी सिंक्रोनस मोटर का यूज करते हैं। अगर कहीं पे पावर फैक्टर कम है तो हम वहां सिंक्रोनस मोटर लगा के हम क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, पावर फैक्टर इंप्रूव करने का मतलब क्या होगा कि हमारा जो फेज होगा वो अग्रगामी हो जाएगा, ठीक है, जिसको लीडिंग बोलते हैं। एक प्रतिच्छेद स्टार्ट प्रेरण मोटर एक होता है। अब प्रतिच्छेद का मतलब इंग्लिश में अगर जहां तक हम समझ रहे हैं रिपल्सन मोटर की बात कर रहा है, तो रिपल्सन मोटर जो होता है, रिपल्सन मोटर वो जो होता है क्या होता है, एक सिंगल फेज एसी मोटर होता है। सिंगल फेज में कई टाइप के मोटर होते हैं जिनके अलग अलग नाम है, सैडेड पोल मोटर और यूनिवर्सल मोटर, उसमें एक होता है तुम्हारा रिपल्सन मोटर। तो साफ्ट सोल्डर में टिन और शीशे का अनुपात प्रतिशत कितना है, तो वो होता है 60 और 40%। तो अब तक आपको हमने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो और यूपीपीसीएल 2019 के और भी जितने पेपर हैं हम सब सॉल्व कराएंगे। बस आप वीडियो देखते रहिए और लाइक करते रहिए।